नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें कायम रहेंगी। वाजिद ज़िया है कि जो JIT के हेड थे उनके ऊपर FIR पक्की हो गई कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। प्रोजेक्ट इमरान खान भी खत्म हो गया, प्रोजेक्ट इमरान खान लाने वाले भी खत्म हो गए। नवाज शरीफ की नाअहली मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। बिलावल का दुश्मन है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी का दुश्मन है इमरान खान। बिलावल एस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल होते जा रहे हैं। जिस जमात में बाप बेटा वजारत उज़्मा के लिए लड़ रहे हैं, प्यो कहता है मैं वज़ीर आज़म दा कैंडिडेट हाँ, पुत्र कहता है मैं वज़ीर आज़म दा कैंडिडेट हाँ, उस जमात ने लोगों की क्या क़यादत करनी, पहले घर में बैठ के तो सेटल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ। आज नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और एवन फील्ड रेफरेंस के बाद अल अजीजिया रेफरेंस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनको बरी कर दिया है। और 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने जो फैसला दिया था नवाज शरीफ के खिलाफ, उसको कलअदम करार देते हुए आज नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली का जो फैसला था वो भी खत्म हो गया है। और 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन लड़ने के दरमियान जितनी भी रुकावटें हाल थी सब खत्म हो गई हैं। अब आगे क्या होगा इसी हवाले से जानते हैं मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब, आज नवाज शरीफ को तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। वो अब इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि आपने बताया था कि नवाज शरीफ की इलेक्शन लड़ने के दरमियान जितनी भी रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो आज खत्म हो गई हैं। तो आगे आपके पास अंदर की क्या खबर है? नहीं, नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। ये नवाज शरीफ के आने से पहले हमने कहा था। जिन लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें कायम रहेंगी, वो आज देख लें कि वो अल अजीजिया से भी भरी हो गए हैं और उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो जाएंगे। वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, उनके इलेक्शन लड़ने की राह में भी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो अल अजीजिया रेफरेंस से आज नवाज शरीफ बरी हुए हैं, आप ये समझें कि इसके नतीजे में जो वाजिद ज़िया है थे, जो JIT के हेड थे, उनके ऊपर FIR पक्की हो गई। उनकी तफ्तीश नाकस साबित हो गई है। उन्होंने फोटो कॉपियों पर रेफरेंस बनाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत JIT पेश की। उस सब के ऊपर मुझे लगता है कि वाजिद ज़िया के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी। और वाजिद, देखें, पाकिस्तान में जजेस के खिलाफ तो कानून मौजूद है कि जज गलत फैसला भी करे तो आप जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसीलिए जिस जज ने रेकॉर्डिंग का फैसला किया या जिन जजेस ने आमरीत को जायज़ करार दिया, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आइन में एक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है। लेकिन ना, रेकॉर्डिंग पे पाकिस्तान को $6 बिलियन का जुर्माना हो गया। लेकिन जिस जज ने वो $6 बिलियन का जुर्माना पाकिस्तान को कराया, उसको आज भी पेंशन और मराहत दी जा रही है। उसका तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है। इसलिए अगर कोई जजों ने गलत फैसले किए हैं तो उन जजों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जिसने नाकस तफ्तीश की है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, वो तो मुकद्दस गाय नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वाजिद ज़िया के खिलाफ कार्रवाई होगी और वाजिद ज़िया कानून के कटहरे से नहीं बच सकेंगे। उनके खिलाफ नाकस तफ्तीश की FIR दर्ज होगी। उस FIR में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, क्योंकि FIR उनकी तफ्तीश गलत साबित हो गई है। अब जहां तक बात है कि नवाज शरीफ की बरियत की, लेकिन आप ब्रॉडशीट से लेकर हर जगह देखें, नवाज शरीफ को इंटरनेशनल क्राइम एजेंसीज ने भी बरी किया है। ब्रॉडशीट ने लंदन में नवाज शरीफ से माफी मांगी। नेशनल क्राइम एजेंसी में इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ शिकायत की, वो शिकायत भी नाकाम हो गई और नेशनल क्राइम एजेंसी से भी शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। तो पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं था और ये तमाम मुकदमे जो हैं बोकस बनाए थे उस वक्त सर जो जनरल फैज और जनरल बाजवा और जाकिर निसार और आसिफ सईद खोसा ने मिलकर नवाज शरीफ को निकाल कर इमरान खान को लाने को प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत ये सब कुछ किया गया था। बहरहाल प्रोजेक्ट इमरान खान भी ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट इमरान खान लाने वाले भी ख़त्म हो गए और अब नवाज शरीफ की बरियत के कब फैसले आने शुरू हो गए हैं। वक्त बदल गया है और बदलता वक्त अब नवाज शरीफ का है। जस्टिस एजाजुल हसन जो मैंने मॉनिटरिंग जज थे, वो आज मुझे हैरानगी है कि जस्टिस एजाजुल हसन आज क्या सोच रहे होंगे, उन्हें कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी। वो कौम को क्या मुंह दिखाएंगे कि वो जिनके मॉनिटरिंग जज थे वो ट्रायल कितना नाकस था, सब बरी हो गए। वो किस बात के मॉनिटरिंग जज थे?
اگر ایسے مانیٹرنگ جج نے آگے چیف جسٹس بننا ہے تو ہم کیا سوال اٹھائیں گے کہ وہ کیا انصاف کرے گا پاکستان کے ساتھ، جس نے، میرا مطلب ہے کہ مانیٹرنگ جج بن کر اتنی بڑی دھاندلی کی اور اتنا سب کچھ کیا۔ بہرحال نواز شریف کی بریت ہم نے پہلے بھی کہی تھی، اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ واجد ضیاء کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مزمل صاحب، واجد سیاح کے خلاف تو کاروائی ہوگی، مگر نواز شریف کی جو نااہلی ختم ہوئی ہے، ان کی نااہلی ختم ہونے کے بعد نااہل کون ہوا ہے، نظام یا پھر کوئی اور؟ دیکھیں، نواز شریف کی نااہلی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ جو سپریم کورٹ میں 62(1)(f) میں ان کی نااہلی ہے، اس کے حوالے سے ایک سوال موجود ہے۔ وہ سپریم کورٹ میں کیس بھی آیا ہے، انہوں نے جنوری کے لیے فکس بھی کیا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کا خود موقف ہے کہ الیکشن ایکٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں تضاد ہے۔ مجھے لگتا ہے الیکشن ایکٹ پرویل کر جائے گا، اور الیکشن ایکٹ کے پرویل کرنے کے بعد جو ہے نواز شریف اہل ہی قرار پائیں گے اور وہ الیکشن لڑ لیں گے۔ یہ جو العزیزیہ میں ان کو 10 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا اور 7 سال قید کی گئی تھی، وہ نااہلی اور وہ قید ختم ہو گئی ہے۔ یہ بھی سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ نواز شریف نے جو سزا کاٹی ہے، جو جیل میں دن کاٹے ہیں، وہ کس کا قرض ہے؟ اس کا کون جواب دہ ہے؟ اس کا کون حساب دے گا؟ اچھا مزمل صاحب، دوسرا یہ بتائیں کہ یہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی جو تقریریں ہیں، ان میں کھلا تضاد کیوں ہے؟ ہاں، نہیں، ان میں کھلا تضاد نہیں ہے۔ آصف زرداری صاحب عاصمہ شرازی کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ وہ خود وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، آپ سمجھیں، اور بلاول جلسوں میں نعرے لگوا رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بلاول۔ یہ باپ بیٹا آپس میں تو طے کر لیں کہ ان میں سے وزیر اعظم کا امیدوار کون ہے۔ آپ دیکھیں نا، عاصمہ شرازی کے پروگرام میں آصف زرداری نے کہا ہے میں بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہوں۔ تو جب وہ خود بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں تو پھر بلاول تو نہیں ہوگا۔ اب آصف زرداری نے اپنے انٹرویو میں سارا محاذ عمران خان کے خلاف کھولا ہے، بلاول اپنی تقریروں میں سارا محاذ نواز شریف کے خلاف کھولتے ہیں۔ بلاول کا دشمن ہے نواز شریف، آصف زرداری کا دشمن ہے عمران خان۔ اس کا مطلب ہے کہ آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول رہنے کے لیے ایک لائن لے رہے ہیں، اور بلاول اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہوتے جا رہے ہیں۔ بلاول جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں جو ان کے نانا نے کی ہے یا جو ان کی ماں نے کی ہے، اور آصف زرداری وہ سیاست کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں سندھ میں 15 سال اقتدار ملا، 5 سال پہلے اقتدار ملا، اب جو 16 ماہ کا اقتدار ملا۔ تو جو آصف زرداری نے اقتدار لے کر دیا پیپلز پارٹی کو، وہ بھٹو اور بے نظیر کے اقتدار سے زیادہ ہے، اور آصف زرداری نے زیادہ اقتدار پیپلز پارٹی کو لے کر دیا ہے بنسبت جو بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار بھٹو نے دیا۔ تو اگر تو اقتدار کی سیاست کرنی ہے تو پھر زرداری کی طرف جائیں، اور اگر دوسری سیاست کرنی ہے تو بلاول دیکھ لیں۔ لیکن بلاول کے اندر عمران خان کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے، بلاول کے اندر جو ہے بھٹو کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے، اور آصف زرداری جو ہیں وہ بلاول کا راستہ روک رہے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ تباہی کا راستہ ہے، اس سے نہ بھٹو کو کچھ ملا، نہ بے نظیر کو کچھ ملا، نہ عمران خان کو کچھ ملا، اور اب بلاول کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا وہ ہر کچھ دنوں بعد ایک انٹرویو دے کر بریکیں لگاتے ہیں۔ اب بھی جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں کہا ہے کہ میں خود وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہوں، وہ بلاول کی جڑیں کاٹنے والی بات ہے۔ جس جماعت میں یہ طے ہی نہیں کہ ان کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ، جماعت نے کیا الیکشن لڑنا ہے؟ جس جماعت میں باپ بیٹا وزارت عظمیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، پیو کہنا ہے میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوں، پتر کہنا ہے میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوں، اس جماعت نے لوگوں کی کیا قیادت کرنی؟ پہلے گھر میں بیٹھ کے تو سیٹل کر لیں کہ دونوں میں سے ہیں کون۔ لیکن نا، شہباز شریف تو کھلے عام کہتا ہے نواز شریف کی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کیٹیگوریکل اور کلیئر ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں تو باپ بیٹا ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں کینڈیڈیٹ ہوں، بلاول کہہ رہے ہیں میں کینڈیڈیٹ ہوں۔ اب کون فیصلہ کرے گا دونوں میں سے کون کینڈیڈیٹ ہے؟ ٹھیک ہوگا۔ اچھا مزمل صاحب، دوسرا آج جو نواز شریف کو بری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کے جواب دیتے ہوئے آج بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر 5ویں بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ آگے کون سا تیر مار لیں گے؟ جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ان کے نشانے پہ نواز شریف صاحب ہیں۔ دیکھیں، وہ بلاول چونکہ گجرانوالہ میں خطاب کر رہے تھے تو لہذا انہوں نے ویسے تو انہوں نے کے پی میں بھی نواز شریف کو ہی اور تھار میں بھی نواز شریف کو ہی کہا ہے، تو اگر پنجاب میں کہہ رہے ہیں تو کوئی نئی پالیسی تو نہیں ہے بہرحال۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلسل نواز شریف کو لکھ رہے ہیں، نشانے پہ رکھ رہے ہیں۔ کوئی بلاول سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس پنجاب کے قومی اسمبلی کے 141 حلقوں میں 141 امیدوار ہیں،
297 पंजाब असेंबली की सीटों में 297 उम्मीदवार हैं। जरा अपने उम्मीदवारों की लिस्टें तो बता दें कि आपके टिकट पे कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है। आपने पंजाब से टिकटों के लिए दरखास्तें मांगी हैं? आपका पंजाब का कोई पार्लिमानी बोर्ड हुआ है? उम्मीदवार आपके पास है नहीं है। रोज आप, मेरा मतलब, नून लीग के खिलाफ तकरीर करते हैं। वो आपके पास अगर पंजाब में उम्मीदवार होंगे तो वो नून लीग का मुकाबला करेंगे ना, या आपने सिंध के उम्मीदवारों से पंजाब में नून लीग का मुकाबला करना है? जिस तरह नून लीग सिंध में आपका मुकाबला करने के लिए उसके पास उम्मीदवार नहीं है, ऐसे ही पंजाब में बिलावल के पास उम्मीदवार नहीं है। और वो ये बात माने कि मेरा मतलब है कि पहले लाहौर के अपने हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करके दिखाएं, फिर कसूर में दिखाएं, फिर गुजरांवाला में दिखाएं। एक गिनती के 10 लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं पीपल पार्टी के टिकट पे। कमरुज्जमान कायरा है, नदीम अफजल चंद है, यूसुफ रजा गिलानी है, मंजूर है, चौधरी मंजूर है, या वो मखदूम अहमद महमूद है। मेरा मतलब बीच में जिलों के जिले और शहर के शहर खाली हैं। कोई पीपल्स पार्टी के टिकट पे पंजाब में इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने नवाज शरीफ का मुकाबला करना है। वो 7 दिन से टिकटें मांग बांटने बैठे हुए हैं। पार्लिमानी बोर्ड हो रहा है, एक एक सीट पे 8-8 लोगों ने टिकट अप्लाई किया हुआ है। वहां लड़ाई पड़ी हुई है, किसको दें किसको ना दें। यहाँ मांगने वाला कोई नहीं, वहां जमघटा इकट्ठा हुआ है। तो क्या मुकाबला है दोनों का आपस में? मुझे तो समझ नहीं आती। पहले उम्मीदवार तो लाएं, पहले पंजाब में को हमें दिखाएं तो सही कि आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ना कौन चाहता है। फिर हम देखेंगे कि आप नवाज शरीफ का मुकाबला कैसे करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और बड़ी अंदर की खबर है आपके पास। कल भी आपने ये अल्ताफ हुसैन के हवाले से अंदर की खबर दी थी। ये अल्ताफ हुसैन इमरान खान के हक में तकरीरें क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमने कल भी ये बात की थी, और अभी लोगों ने हालिया जो तकारीर कल के बाद जो अल्ताफ हुसैन की जारी हुई हैं वो देखी होंगी। तो अल्ताफ हुसैन तो इस वक्त इमरान खान की मोहब्बत में पागल हो गए हैं, और वो रोज इमरान खान के हक में तकारीर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 9 मई में इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। वो जो 9 मई के मुल्जमान हैं उनके हक में तकारीर कर रही हैं। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि मुझे 3 अलाइंसेस बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। एक टीटीपी और इमरान खान का अलाइंस। आप ये देखें कि केपी में जब पीटीआई कोई कॉर्नर मीटिंग या कोई जलसा करती है तो उस पर तो टीटीपी हमला नहीं करती, लेकिन अगर कोई और जमात करती है तो उस पर हमला किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया जाता है। बिल्कुल टीटीपी ने प्रोटेक्शन दी हुई है पीटीआई को। अब उसी तरह की प्रोटेक्शन जो है पीटीआई एमकेएम लंदन से ले रही है कराची में। जो अल्ताफ हुसैन का नेटवर्क है दहशतगर्दी का, भत्ताखोरी का और लोगों को मारने का, पीटीआई उसके फोल्ड में आके इलेक्शन लड़ना चाहती है। और इस वक्त एमक्यूएम लंदन का और पीटीआई का अलायंस हमें सामने नजर आ रहा है। इमरान खान ने ये लंदन में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में पीटीआई ने एमकेएम लंदन के लोगों को टिकटें देने का वादा किया है, और अल्ताफ हुसैन के चंद खवातीन को नामजद करेंगे जिनको पीटीआई का टिकट दिया जाएगा, और वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से असेंबली में पहुंचकर अल्ताफ हुसैन की बात करेंगी। एमकेएम पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए, नून लीग का रास्ता रोकने के लिए पहले एमकेएम लंदन और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद की बातें हो रही थी। आसिफ जरदारी साहब एमकेएम लंदन अल्ताफ हुसैन के साथ इत्तेहाद करना चाहते थे कराची की सतह पर, लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में अल्ताफ हुसैन आसिफ जरदारी के साथ जाने की बजाय इमरान खान के साथ जाने का फैसला किया है। और आजकल शायद इमरान खान तो सोशल मीडिया पे अपनी तकारीर नहीं कर सकते, लेकिन अल्ताफ हुसैन रोज जो है वो इमरान खान के हक में तकारीर कर रहे हैं। ये बात अब तहरीक इंसाफ वालों ने सोचनी है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले अगर आपकी हिमायत करेंगे तो हम क्या सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक उन्हें 3 अलायंस इत्तेहाद जो है वो वाज़ी तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक टीटीपी और पीटीआई और दूसरा एमकेएम लंदन और पीटीआई का। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।